हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पेंडेंसी में। तो ये देखिए क्लास 12 का भूगोल है, चैप्टर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। तो जितने क्लास 12 के बच्चे हैं वो क्या काम करेंगे, जितने बच्चे क्लास 11th में उनको बस इतना सूचना दे दीजिएगा कि स्टडी पेंडेंसी पर क्लास 11th और क्लास 12 की क्लासेस शुरू हो गई हैं। अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप आकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो 11th और 12th दोनों के क्या नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। पाठ का नाम ही है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि लिखा हुआ है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, अच्छे से आपको अभी दिखेगा। यहाँ पर देखिए पाठ का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। ये क्या है, एनसीईआरटी की बुक है। तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी पर आधारित हो गया है और उसी के बेसिस पर भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। लेकिन ये एनसीईआरटी की जो प्योर किताब है वो आपको बहुत ही कम समझ में आए, जैसे उसकी को परिभाषाएं जो लिखी रहती हैं वो आप नहीं समझ पाओगे। आप क्या काम करोगे, एक साइड बुक ले लीजिएगा जो अच्छी हो, उसको परचेज करिएगा। साइड बुक तमाम आती हैं, आप हर किसी को मत लीजिएगा, पढ़ के देखिएगा कि इसका कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है। तो ये एनसीईआरटी भी काफ़ी है, अगर आपके पास टैलेंट है तो काफ़ी है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखिए सबसे बढ़िया प्रश्न आपका 3 नंबर के पूछता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जनसंख्या घनत्व, क्या लिखा हुआ है, जनसंख्या घनत्व। आपसे पूछता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो आप कैसे इसको लिखोगे। तो देखिए जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जैसे कोई एरिया है वहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, यानी जैसे मधुमक्खी देखें आप, जब मधुमक्खी छत्ता लगाती है तो उस छत्ते में इतना बड़ा छत्ता लगाती है, उसमें कितना हजारों मधुमक्खियां उस पर भिनभिनाती रहती हैं। तो वो क्या है, इसी चीज को, जैसे आप उनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है तो उसी चीज को पता करना है। उसी तरह से हम लोग हैं, भारत में रह रहे हैं, काफी सारे व्यक्ति रहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये सारी चीजें आपको याद करना पड़ेगा। ये मैथ नहीं है कि मैथ में अगर आप 3+2 आपको याद रहेगा, हाँ 3 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम उनका जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किन्हीं किन्हीं किताबों में इस तरह से भी लिखा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो आप दोनों याद रखिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे। एक बार आप अगर याद कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे एनसीईआरटी है, यहाँ पर लिखा है जनसंख्या का घनत्व। तो इसमें देखिए परिभाषा क्या लिखा हुआ है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, लेकिन आपको परिभाषा याद शुद्ध रूप से उस तरह से नहीं हो पाएगा जैसे अभी मैं बताया था। एनसीईआरटी आप बुक पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, वो ठोस चीज आपको नॉलेज प्रदान करती है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या घनत्व है। यही अनुपात क्या है, जनसंख्या का घनत्व है। और मैं आपको क्या बताया था कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा था। और वही चीज एनसीईआरटी देखिए आपको कैसे समझाई है कि भूमि की प्रत्येक इकाई, जैसे मैं बोला हूं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, ये लिखा है कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। और यही अनुपात क्या, जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया हुआ है। तो आप जब तक बुक को पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। वरना अगर मैं जो बोल रहा हूँ और यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ, आपको ऐसा समझने में प्रतीत होगा, बातें वही सेम चीज है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में क्या मापा जाता है। आई होप आप सभी लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है जनसंख्या बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। मान लीजिए अगर आपको जनसंख्या घनत्व निकालना हो तो आप यही सूत्र लगाकर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक प्रश्न लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए जनसंख्या घनत्व आपको निकालना है। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, जनसंख्या बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है।
जनसंख्या मान लीजिए आपके गांव की कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 है। 1,50,000 आपकी जनसंख्या है और वहां पर देखिए जनसंख्या घनत्व तो कितना है, सॉरी उसका क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर। जैसे उदाहरण के लिए का प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर में है। मान लीजिए आपका गांव जो है 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 100 को नीचे लिखेंगे और आपके गांव में कितने लोग हैं, 1,50,000 हैं, उसको आप ऊपर लिखिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1,000 कितना, 50 आएगा। एक बार गिन लेते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1,500 आया है। तो 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। इस प्रदेश के बारे में आपको क्या पता लगता है, यानी उसका जो जनसंख्या घनत्व है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के अंतर्गत आप 1,500 व्यक्तियों को देख पाएंगे। आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। ये चीज देखिए आपसे नहीं पूछेगा, ये चीज जो है ये चीज आपसे सवाल नहीं पूछता है, आपसे सिर्फ परिभाषा पूछता है कि जनसंख्या घनत्व तो किसे कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या घनत्व तो किसे कहते हैं। फिर मैं रिपीट करता हूं, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में समय देना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि बस सन आपको पढ़ाता कोई जाए और समझ में आता जाए, ये इम्पॉसिबल हो जाता है। आप क्या करोगे, पढ़ाई लिखाई में समय दो, 1 घंटे कम से एक एक चीज को समझने में लगाओगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न इस पार्ट से काफी बेहतरीन प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न यहाँ से बनता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की क्या विवेचना कीजिए। यह हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपसे ही पूछा जाएगा, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। काफी इजी है, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपके दिमाग में ये फिट होना ही है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में काफी अच्छे तरीके से आपको लोगों को बताया था। जितने बच्चे पिछली बार क्लास 12th में हमसे ज्योग्राफी पढ़े थे वो जरूर अच्छे से पेपर को करके आए थे। कमेंट भी काफी लोगों का आया हुआ था। यहाँ पर देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण प्रभावित होने वाले कारक मतलब जानते हैं, यहाँ पर लिखा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे हम आज यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हो, अगर कोई मान लीजिए ऐसी चीज हमारे क्षेत्र में आ जाए, मैं पढ़ा ना पाऊं, कहीं दूसरे जगह चले जाऊं, यानी हमारा क्या हो गया, हमारे आसपास वाले भी लोग परेशान होकर दूसरे जगह का चल रहे हैं, यानी दूसरे जगह के लोग कहीं और आ रहे हैं। ये सब जनसंख्या का क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह। अब इस चीज को समझिएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में आप क्या लिखेंगे, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत हम पहली हेडिंग लिखेंगे जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता जो होती है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। कैसे निभाएगी इस चीज को समझिए, जहां पर जल आसानी से मिल पाएगा वहीं पर लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। निवास क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर आप रहकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, अपने जिंदगी को सकुशल जी सकते हो, और अगर आप कमाना चाह रहे हो तो उद्योग भी लगाकर आसानी से कमा सकते हो, कृषि कार्य आसानी से कर सकते हो। इसलिए लोगों का क्या ज्यादा मायना रहता है कि जहां पर जल की उपलब्धता होगी वहीं पर वो लोग क्या निवास करेंगे। जैसे मान लीजिए राजस्थान का जो क्षेत्र है जहां पर जल की उपलब्धता नहीं है, क्या वहां पर कोई रहेगा, नहीं रहेगा, वहां पर रहना भी नहीं पसंद करेगा, क्योंकि प्यास अगर लगेगी तो वो पानी नहीं पिएगा तो वो मर जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसीलिए मैदानी जो क्षेत्र है, जो हम लोगों का उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, काफी यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता भरपूर मात्रा में मिलती है, यहाँ पर नदियों का ज्यादा जल का जमावड़ा रहता है। दूसरी चीज इसमें देखिए भू की आकृति। भू की आकृति ये सभी क्या है, भौगोलिक कारक के अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा। भू की आकृति यानी जमीन की बनावट जो होती है ये भी जनसंख्या को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी को कृषि कार्य करना हो, वह पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर रहना पसंद करेगा नहीं, क्योंकि वहां पर कृषि कार्य नहीं हो पाएगा, न तो वहां पर खेती अच्छे से हो पाएगी, न ही अनाज उग पाएंगे। जब ये दोनों चीजें नहीं हो पाएंगे तो उसका जीवन क्या होगा, बहुत ही कठिन में गुजरेगा, क्योंकि जब वो कृषि कार्य से कुछ पैसा कमा ही नहीं पाएगा तो उसका घर गृहस्थी कैसे चलेगी। तो इसीलिए जो होती है, और भू आकृति क्या काम करती है, भू आकृति में जैसे मान लीजिए कल फैक्ट्रियां, कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे किसी को लगाने, कोई मान लीजिए बिजनेसमैन बनना चाहता है,
तो वह क्या काम करेगा, ऐस भू आकृति को देखता है। वह पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी ना लगा देगा अपना कल कारखाना, पहाड़ी क्षेत्रों से वह कच्चा माल बस लाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पत्थरों को काट कर लाते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं, वो उसकी फैक्ट्री थोड़ी ना रहती है, वहाँ से बस वो कच्चा माल लेके आता है, बनता दूसरे जगह पर है। इसीलिए जो बिजनेसमैन है वो ऐसे क्षेत्रों को देखते हैं जहाँ पर साधन आसानी से क्या आ जा सके। पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई नहीं रहना पसंद करेगा। तो भू की आकृति जो होती है ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। अब चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, ध्यान से इन सब चीज़ों को देखते हुए चलिएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, जलवायु लिखा है। ये भी आप क्या है, भौगोलिक कारक का ही क्या है, उदाहरण है। उसी में आप लिखेंगे जलवायु जो होती है ये भी जनसंख्या को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। कैसे, जहाँ पर देखिए जलवायु अच्छी होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जहाँ की जलवायु सम या विषम हो तो ऐसे क्षेत्रों को लोग चुनते हैं कि जहाँ पर जलवायु क्या हो, सम होती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। जहाँ की जलवायु विषम होती है वहाँ पर लोगों की संख्या कम रहेगी। क्यों? क्योंकि सम जलवायु क्षेत्र जो होता है वह क्या लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगारों में अहम भूमिका निभाएगा। जैसे मान लीजिए जलवायु जहाँ की अच्छी है, जैसे उत्तर प्रदेश मान लीजिए और आप राजस्थान मान लीजिए या केरल मान सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में समय पर अगर बारिश हो रही है, समय पे फसल उगेगी, तो समय पे हर चीज़ हो रहा है, यानी जलवायु जो है यहाँ की अच्छी है, जल की गुणवत्ता भी अच्छी है, तो लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रहना पसंद करेंगे। राजस्थान की जलवायु में बहुत ही भिन्नता है, वहाँ पर क्या दिन में काफ़ी भीषण ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात में क्या ठंडक पड़ जाती है, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से सूखा पड़ता है, जिससे फसल उसल नहीं उग पाती हैं। तो हम क्या कहेंगे, राजस्थान वाले जलवायु वाले प्रदेश में नहीं रहना पसंद करेंगे, हम उत्तर प्रदेश वाले जलवायु वाले में रहना पसंद करेंगे। क्योंकि यहाँ की जलवायु क्या है, समय समय पर हर एक चीज़ हो रहा है, समय समय पर मौसम परिवर्तन हो रहा है। अगर ऐसा क्षेत्र आप चुन लीजिए जहाँ पर बेसमय बारिश हो, बेसमय मौसम परिवर्तन हो, आंधी तूफान आ जाए, तो आप ऐसे प्रदेश में रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो यहाँ जलवायु जो होती है यह भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। आगे देखिए, इसी में अभी एक और आपका पॉइंट है मृदा। मृदा जो है ये खेती से संबंधित आप करेगा। मृदा जहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी रहेगी वहाँ पर कृषि कार्य किया जाएगा, और जहाँ पर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है वहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जाएगा। तो मिट्टी को सदैव हम क्या कृषि क्षेत्रों से ही लगाकर इस टॉपिक में लिखेंगे। तो जहाँ की मिट्टी क्या होगी, दोमट होगी। बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी जैसी हैं, इनमें देखिए फसलों काफ़ी कम उत्पादित होती हैं। तो लोग यहाँ मान लीजिए ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर बलुई मिट्टी है तो वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। जैसे देखिए नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ पर बलुई मिट्टी होती है वहाँ पर आपको खेती नहीं दिखाई देती है। वहाँ से थोड़ा दूर जब आप जाएंगे, नदियों के द्वारा बहाकर जो लाए गए अवसाद होते हैं जो उनसे मिट्टी निर्मित हुई है, वहाँ पर लोग कृषि कार्य काफ़ी अच्छे से करते हैं। तो बलुई मिट्टी और आपकी जो चिकनी मिट्टी होते हैं यहाँ पर कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसीलिए जहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है, उर्वरकता जिस मिट्टी में पाई जाती है वहाँ पर लोग निवास करते हैं और अच्छे से क्या अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए जो मिट्टी होती है ये भी जनसंख्या को वितरण करने में, यानी जनसंख्या को वितरण प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। उसी प्रकार से देखिए आर्थिक कारक यहाँ पर लिखेंगे। इसमें अभी आप आर्थिक कारक लिखेंगे। पहला आपने भौगोलिक कारक के अंतर्गत 4 पॉइंट लिखा, इसके बाद आप आर्थिक कारक लगाएंगे, उसके अंतर्गत 3 पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद आपका सांस्कृतिक कारक हैगा। तो भौगोलिक कारक के अंतर्गत देखिए क्या लिखा हुआ है, खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो आर्थिक कारक के अंतर्गत 3 पॉइंट है। पहले हम खनिज को समझाते हैं। देखिए खनिज ऐसे मान लीजिए जिन क्षेत्रों में खनिज है तो वहाँ पर क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। जिन क्षेत्रों में खनिज है वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि जहाँ पर खनिज रहेगा वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित होते हैं। तो लोग क्या होते हैं, रोजगार पाने के चक्कर में वहाँ चले जाते हैं कमाने के लिए, और साथ ही साथ अपने परिवार को भी लेके चले जाते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे जो गांव की जनसंख्या है वह क्या होती है, कम होती है शहर के अपेक्षा। क्योंकि गांव से लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं शहर में रोजगार पाने के चक्कर में। गांव में क्या चीज़ है, अब गांव में अगर आप कृषि कार्य कर रहे हैं उसमें भी पैसा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। ट्रैक्टर से आप खेत जुतवाएंगे उसमें भी पैसा लगेगा। आप कुछ भी काम करिए, यहाँ तक कि अब आप मजदूरों को भी गांव में नहीं पाते हैं कृषि कार्य करवाने के लिए, उनकी भी संख्या बहुत कम हो गई। इसीलिए गांव को छोड़कर लोग क्या शहर में चले आए हैं।
अब जैसे मैं ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो गांव में क्या इतनी अच्छी क्वालिटी की इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती ना। तो लोगों को क्या गांव को छोड़कर शहर पे आना मजबूर होना पड़ रहा है, किनकी वजह से? खनिज, जैसे यहाँ पर खनिज है तो खनिज से औद्योगिक वहाँ पर धंधे स्थापित हो रहे हैं जिससे लोग रोजगार पाते हैं। तो गांव को छोड़कर लोग शहर में आ जाते हैं। तो खनिज भी क्या होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। उसी प्रकार से नगरीकरण देखिए, नगरीकरण में क्या है, नगरीकरण ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां पर आपको स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, चिकित्सा यानी हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, मनोरंजन की सुविधा। वो चीज़ आपको गांव में नहीं मिल पाएगी। गांव में अच्छी प्रकार की आपको शिक्षा नहीं मिलती है, ना ही वहां पर अच्छी प्रकार की चिकित्सा की सुविधा होती है। कोई गांव का आदमी बीमार होता है तो आप क्या अब बड़े बड़े हॉस्पिटल में आते हो, शहरों में आते हो, किस लिए? इसीलिए नगरीकरण जो होता है वह जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर दे रहा है। गांव के जो अमीर व्यक्ति हैं वो गांव में अब नहीं रहना पसंद करते हैं, वो शहर में आकर रह रहे हैं। तो नगरीकरण में क्या होता है, जनसंख्या को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर देखिए औद्योगिकरण लिखा हुआ है। औद्योगिकरण का तात्पर्य वही है जैसे जहाँ पर आपको अच्छी प्रकार के कच्चे माल की प्राप्ति होती है, वहीं पर उद्योग स्थापित होता है। अब औद्योगिकरण देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ों का देखना पड़ता है। औद्योगिकरण मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र औद्योगिकरण हो गया है तो उसमें आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, और उस क्षेत्रों में क्या हर एक प्रकार के व्यक्ति आपको मिलते हैं जो कि उच्च ही क्वालिटी के रहते हैं। तो औद्योगिकरण भी क्या हो गया है, लोगों को प्रभावित कर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं औद्योगिकरण, नगरीकरण, इनमें आप क्या जो लाइनें हैं लिखने का उनमें बस हल्का सा परिवर्तन कर देंगे, आपका आंसर बिल्कुल सटीक बन जाएगा। औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों चीज़ों में क्या स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा का विकास हुआ है, इसीलिए दूसरे क्षेत्रों को छोड़कर नगरीकरण में आते हैं और आपका औद्योगिकरण में भी आकर रह रहे हैं। आई होप आप सभी लोग मेरी बात को समझ पाएंगे। अब ये आपका लास्ट पॉइंट है, इसी को अगर आप लिख देंगे तो आपका उस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा जो आपसे पूछा गया था कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। पहला आपने लिखा था आर्थिक कारक, उसके अंतर्गत पहला आपने लिखा था भौगोलिक कारक, उसके अंतर्गत 4 पॉइंट दिया। दूसरा आपने लिखा था आर्थिक कारक, उसके अंतर्गत 3 पॉइंट लिखा। यह आपका क्या है, सांस्कृतिक कारक है। तो सांस्कृतिक कारक भी क्या करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे मान लीजिए देखिए जो अपना भारत देश है यहाँ पर हिंदू सबसे ज़्यादा रह रहे हैं, तो हिंदू लोग क्या देखेंगे, जहाँ पर हमको सुरक्षा मिलती हो वहाँ पर हम रहेंगे। क्या हिंदू पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई घटनाएं घटित होती हैं पाकिस्तान में तो वहाँ पर हिंदुओं को मार दिया जाएगा, तो लोग डर जाएंगे, वहाँ पर नहीं रहेंगे, अपने भारत में रहेंगे। इसी तरह से जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम भारत में सुरक्षित है, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम भी क्या करता है, वो अपने मुस्लिम जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा लोग रहते हैं, मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो सोचते हैं कि हमें वहाँ पर सुरक्षा मिलेगी। अब कोई ऐसे क्षेत्रों पर थोड़ी रहना पसंद करेगा कि जहाँ पर क्या धार्मिक कट्टरता चल रही हो और वो वहाँ पर जाकर रहने लगे, वहाँ पर वो मारा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। और सांस्कृतिक कारक में और क्या चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हम ऐसे क्षेत्रों पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर धार्मिक व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से हैं, अच्छे ढंग से हैं, वहाँ पर आपको सुरक्षा मिलता हो। मान लीजिए हम ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पर हम अगर भगवान राम का भजन करना चाहें, भगवान कृष्ण का भजन करना चाहें तो हमारा गला काट दिया जाए, तो हम ऐसे क्षेत्रों पर रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे। हम ऐसे क्षेत्रों में जाकर रहेंगे जहाँ पर ये सारी सुविधाएं हमको मिलती हो। तो लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें लोग ऐसा काम करते हैं जहाँ पर जिस समूह के व्यक्ति ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर वो लोग जाकर रहते हैं। तो सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक भी क्या करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर था आज मैं आपको यहीं तक समझाऊंगा। और ये जो आपका प्रवास लिखा हुआ है, उत्प्रवास लिखा हुआ है, इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी मैं आपको बता दूंगा तो ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इतना काफ़ी जानकारी आपको दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।